बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल बीत गए। जख्म आज भी ताज़ा है। 16 दिसंबर का ये दर्द हर माँ बाप का दर्द, पूरे कौम का दर्द। ऐसा सानेहा जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 16 दिसंबर मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन कंसीडर किया जाता, जब दहशत गर्दों ने निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया गया। दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, जो असलहा भी अफगानिस्तान से लाए थे। शोहदा की याद पे इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में आज तालीमी इदारे भी बंद रहे। इसी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिया APS के शोहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि APS जैसे वाकयात दहशत गर्दों और ख्वारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दों को कभी अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगी। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि सानिया की याद एक दहाई से दिलों को मस्तरब कर रही है, जबकि बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा कि कौम दहशत गर्दी से आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। इसी वाले से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने शोहदा APS की कुर्बानियों के हवाले से कहा कि यह दास्तान जो है ये कभी जो है खत्म नहीं हो सकती और ये वाकया कभी भूला नहीं जा सकता। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की 10वीं बरसी के मौके पर उन्होंने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का दिलखराश वाकया मुल्की तारीख का निहायत जो है वो शर्मनाक वाकया भी कंसीडर किया जा सकता है। APS का सानिया नाकाबिले फरामोश है, जिस पे जो है बुज़दिल दहशत गर्दों ने मासूम बच्चों को कत्ल किया और उनको निशाना बनाया। और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अगर देखा जाए तो माजी के तारीखी पलड़ों की जो रीत रिवाज है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। अभी भी पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे दहशत गर्दी का मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें क्या खामियां हैं, कहां पे पॉलिसीज बेहतर करने के मामलात हैं, कहां पे जो है वो सिक्योरिटी एहलकार अपने फराइज बेहतर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और कहां पे लूप होल्स हैं, और इसमें किस किस्म की चीजों को जो है वो बेहतर करके इन वाकयात से निपटा जा सकता है, इन वाकयात से निजात मिल सकती है। खा वो पाकिस्तान में गैर मुल्की मुकीम लोग हों, उनको निशाना बनाने की बात हो, खा वो पारा चनार की बात हो, खा वो कुरम की बात हो, इसी तरह से पाकिस्तान के दीगर हिस्सों की तरह इसी तरह कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी रहे, तो ये पाकिस्तान के अवाम को अल्टीमेटली इन सब चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है। इन तमाम तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार, इनके पर्सन हैं साफी यासिर रशीद साहब। यासिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया सर। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार रजा सैयद साहब ने। रजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। यासिर साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा, क्या समझते हैं सानिहा APS और 10 साल बीत गए, आज भी इसी तरह के वाकयात जो है वो रुनमा होते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इसका मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन इस पे कहां पे लगता है कि खामियां हैं जो बेहतर तरीके से करके तो इन तमाम चीजों से निजात मिल सकती है पाकिस्तानी अवाम को। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मतलब बुनियादी तौर पे लूप होल्स का जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब हर किस ये नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपनी अदायगी फर्ज की अदायगी कर रही है बॉर्डर्स के ऊपर खड़ी होकर, और ऐसे हालात में कि जब आप लिहाज से बाहर निकलना पसंद न करें और ऐसे में वो ठंड के अंदर या गर्मी के अंदर वहां पर अपने फराइज की अदायगी में मसरूफ हो, तो हम लूप होल्स का जहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो पॉलिसी के अंदर तो हो सकता है, वो दुश्मन की दरअंदाजी और दुश्मन के तरीका कार के ऊपर तो हो सकता है, लेकिन उनके लिए लूप होल्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने कई दहाइयां जो है वो सहूलतकारी की सर अंजाम दी अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर। और मुझे मुशर्रफ साहब का वो इंटरव्यू याद है कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका अपने हदफ पे पाकिस्तान को रखे बैठा। जब उनसे पूछा गया कि आपने हवाई अड्डे उन्हें क्यों दिए, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इनकार करते था तो पाकिस्तान हदफ होता, मेरा इनकार जो नहीं था तो हमने वो अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो उनकी मबूल करवाई, यानी मैंने पाकिस्तान को बचाया। अब आप अगर ड्यूरेंट लाइन को देखें तो वहां पर हमने अपने मैकेनिज्म को जो मजबूत करना है, हमने बाड़ लगा ली, कले बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ से भी तो कोई ऐसा जेस्चर मिलना चाहिए ना, दूसरी तरफ से भी तो कोई भाईबंदी होनी चाहिए।
दूसरों को भी तो एहतराम होना चाहिए, उनको भी पता चले कि हमने उनके लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। उनके रेफ्यूजीज हमने यहाँ पे सालों ला के बैठाए, उनको खिलाया पाला बड़ा किया, यहाँ पे उनकी फैमिलियां बसी, लेकिन उसके बावजूद भी पीठ में खंजर उनकी जानिब से घोंपा जाता है। सहूलतकारी भारत उनको करता है, उन्हें दीगर जो एजेंसीज हैं वो सहूलतकारी करती हैं। तो हम खुद को किस हद तक महफूज बनाएंगे? यानी आप दोस्ती का हाथ तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको क्या मालूम कि बगलगीर होने तो पीछे से पीठ में खंजर घोंप देगा। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और हम अब भी कर रहे हैं, लेकिन इसको मिक्स नहीं कर सकते। कच्चे वाला मामला और है, पारा चनार वाला और है, दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान से होती है वो और है, रॉ की फंडिंग से चलने वाले स्लीपिंग सेल्स और है, बलूचिस्तान वाला मामला और है। हम मुख्तलिफ महाजों के ऊपर खेलते हुए हैं और हर महाज के लिए सबसे पहला उसूल ये यकजहती, वो हमारे सियासतदानों के अंदर दिखाई देती है। आज उनके लिए तरजीहात कुछ और होंगी, सब मिलके बैठ जाएंगे, कल को तरजीहात बदलेगी, एक दूसरे से मुंह फेर लेंगे, हमें अपना आलाकार बनाएंगे। जब तक वो इत्तेहाद नहीं दिखाते, इस कौम का इत्तेहाद नहीं हो सकता, और तब तक हम किसी कसम कुर्सी में और इसी टेंशन में जिंदगी गुजारते रहेंगे कि आखिर हम महफूज कब बने। अच्छा यासिर भाई, जिस तरह से इसमें अभी भी देखा मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पॉलिटिशियंस जो है, तमाम सियासतदान माजी से यही जो है वो बरसरे इक्तदार रहे, यही पार्टियां जो हैं ये कभी एक पार्टी और कभी दूसरी पार्टी, मजम्मती बयानात देखे आज भी उसी तरह से रंजीदा होते हैं, मजम्मती बयानात सामने आते हैं, लेकिन जो एक बेसिक इसका इशू है उसकी तरफ कोई क्यों नहीं जो है वो तवज्जो देता, क्यों नहीं उस चीज को जो है वो मलहूज़े खातिर रखा जाता? उसकी बुनियादी वजह ये कारोबार चलता है, बहुत सी जंगें बहुत से लोगों का कारोबार चलाती हैं, बहुत सारे लोग इशारे ये देते हैं कि जंगों से फौज का कारोबार चलता है, फौज जंग नहीं बंद करने देगी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये सियासतदान क्या करते हैं, ये अपना किरदार क्या पूरा अदा करते हैं? कभी इन्होंने एक चीज पे बैठ के किसी एक पॉलिसी के ऊपर अगर किसी को सराहा हो और उसी के ऊपर कायम रहे हो? मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान से अगर वहां से लोगों को लाके पाकिस्तान के अंदर बसाया गया, कि यहाँ से मुहाजिरीन वापस किए गए, तो उसमें सियासतदानों की जो इनपुट थी वो उसके ऊपर कायम किस हद तक रहे? हर एक के अपने मफादात है। हमारा जो भी वजीर खारजा आता है वो खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर पाकिस्तान की नेकनियती के काम नहीं सर अंजाम देता, पाकिस्तान के रिलेशन नहीं बनाता, वो जाती तौर पर रिलेशन बनाता है कि कल को अगर मैं बरसरे इक़्तिदार ना रहा, इक़्तिदार से बाहर रहा, तो मैं अपनी लॉबिंग किस तरीके से कर पाऊंगा। हमने, आप ये देखिए कि अभी जो हुकूमत बनी और उसके जितने सेशंस चले, मफादे आमा के कितने कवानीन वहां पे पास हुए, कोई एक बता दे जो मफादे आमा का कवानीन। सारे मफादे सियासतदान की कवानीन वहां पे पास होते हैं, सारा कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। जिस दिन कोई एक कानून बिना खौफ खतर या बिना गर्ज के तमाम मफादात को बलाए ताक रखते हुए इन्होंने अवाम के लिए कर लिया ना, तो उस दिन हम ये मान लेंगे कि चले हमने जो कुर्बानियां दी थी वो रायगा नहीं दी, हमारा खून जो है वो सैलाब हुआ है और हमने अपने खून से इस गुलशे के फूलों को आबाद किया। लेकिन ये ना तवज्जो देंगे, खाम ख्याली है। आज ये हमारे सगे जो हमें लग रहे हैं, कल को ये हमारे सगे नहीं होंगे, और कल को जो हमारे सगे लग रहे होंगे वो आज हमारे सगे। रज़ा साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्या नुक्ता नजर होगा? माजी में हमने देखा यही पाकिस्तान के सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि हम किसी की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकते, उसके नताइज भी भुगतना पड़ते हैं अगर हम किसी की लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। और कहीं पे जो है वो हमने ये भी देखा कि हम दहशतगर्दी जो है उसका डट कर मुकाबला करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होता हुआ पार्लियामान में यह नजर नहीं आया। पाकिस्तान के अवाम आज भी इन सारी मुश्किलात से दोचार हैं। क्या नुक्ता नजर होगा आपका, क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव का काम है, पार्लियामेंट का काम नहीं है। पार्लियामेंट का काम पॉलिसी बनाना है और पॉलिसी बना के वो हवाले कर दी जाती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट के, और इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव ब्रांच करती है, जिसकी सरबराही वजीर आजम पाकिस्तान करते हैं, जो जाहिर है पार्लियामेंट से ही मुंतखब होकर आते हैं, और जिस वक्त जिस पार्टी की या जिस कोalition की हुकूमत होती है उससे उनका ताल्लुक होता है। नेशनल एक्शन प्लान बना था इस सानहे के फौरन बाद, और उस वक्त तमाम जो इकाइयां थी पाकिस्तान की, सियासी और इंतजामी इकाइयां, उन सब ने सर जोड़कर बैठकर नेशनल एक्शन प्लान को मुरतब किया था, और नेशनल एक्शन प्लान पर किसी हद तक अमल दरामद भी हुआ, जिसके तहत फिर कुछ ऑपरेशंस भी किए गए और दहशतगर्दों का कलाकमा भी किया गया। लेकिन जैसा कि ये बात हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक दुश्वार गुजार सियासी और जोग्राफियाई खित्ता है।
सियासी तौर पर भी और जोग्राफियाई तौर पर भी हमारे यहाँ इंसर्जेंसीज की और हमारे यहाँ इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की दहाइयों पर मुश्तमिल तारीख मौजूद है कि जिसके अंदर किसी भी एक इलाके में दहशतगर्दी पनपी और उसके बाद उसने पूरे मुल्क के अंदर उसको अपनी लपेट में लिया, जिसमें खास तौर पर ये फितना अल खवारिज के नाम से इस वक्त हम और आप कम से कम एक अचीवमेंट मौजूदा दौर की ये हम कह सकते हैं कि हमने कम से कम एक काम ये कर लिया कि हमने इन लोगों को एक नाम तो दे दिया। इससे पहले हम इनके नामों को ही लेके कंफ्यूज थे और होता ये था कि जब एक कोई सानिया होता था, जब कोई दहशतगर्दी होती थी, उसके बाद किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी ट्विटर के ऊपर जो है वो एक दावा जारी होता था कि जी हम फला फला से हमारा ताल्लुक है और हमने जो है वो रियासत पाकिस्तान पर या अफवाज पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के बेगुनाह अवाम के ऊपर अपनी जो जनून है उसको निकाल लिया है, हमने अपनी बर्बरियत का मुजाहरा कर दिया है। और उसके बाद फिर हम और आप यानी सहाफी लोग जो है ना वो नामों गुमनाम और बेनाम और अजीब व गरीब नामों वाली जमातों के पीछे जो है ना लट लेके हम लोग भागना शुरू हो जाते थे कि हरकतुल फलाना है और या अजीब अजीब नाम, मतलब ऐसे नाम जो उर्दू जबान के हैं भी नहीं, उन नामों की जमातों से दावे आते और उसके बाद मैं और आप बैठ के उन्हीं नामों को डिस्कस करते हैं। ये क्या मजाक है? ये पहले दुश्मन को आइडेंटिफाई करके नाम तो दे दो। तो अभी कम से कम इस वक्त रियासत ख्वारिज कह दिया, नाम दे दिया तो मामला जो है वो आसान हो गए। इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना कि एटलीस्ट नो योर एनिमी, पहले अपने एनिमी को पहचान तो लो। तो आपने अपने एनिमी को एक नाम दे दिया, ये पहला कदम है शायद इस सिमत में कि आप अब अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उससे मुकाबला भी करेंगे और उसको शिकस्त भी देंगे और अपनी रियासत को, अपने अवाम को महफूज बनाएंगे उनके शर से और महफूज बनाएंगे उनके फितने से और महफूज बनाएंगे उनके उन अजाइम से कि जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के जान के दुश्मन बन जाते हैं। ये वो अजाइम हैं कि जो इनके पीछे कभी रिलीजियस मोटिवेशन नजर आती है, कभी इकोनॉमिक मोटिवेशन नजर आती है, कभी जियो पॉलिटिकल मोटिवेशन नजर आती है, कभी इसके अंदर हमारे वो होस्टाइल नेबर्स की दरअंदाजी इसके अंदर नजर आती है कि जो पाकिस्तान को कभी भी इस्तेकाम की तरफ जाते हुए देखना पसंद नहीं करते। तो बात यह है कि जब तक हम खुद अपने दुश्मनों को दुरुस्त तौर पर शनाख्त नहीं करेंगे उस वक्त तक हम उनके खिलाफ क्या मुकाबला करेंगे। तो अभी दुश्मन आइडेंटिफाई हो गया है। अच्छा रजा साहब, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। रजा साहब, एक चीज तो ये कि माजी में भी हमने देखा ऑपरेशंस हुए, वो ज़रबे आज़म ऑपरेशन हो, वो दीगर ऑपरेशंस हो, तो नाम जो है जिस तरह से आपने कहा कि फितना अल ख्वारिज, जो माजी के ऑपरेशंस थे वो फिर बेमाना थे। दूसरी चीज ये कि जो आपने बात की कि पॉलिसीज अब तक कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनी जिसमें इन दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो पुरअज़्म तरीके से जवाब देने का अयादा किया गया हो या अहद किया गया हो? देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ इंटॉलरेंस जिसको कहते हैं ना, उसके ऊपर तो रियासत की पॉलिसी हमेशा से वाज़ेह है और हर रियासत की होती है। जो रियासत दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती उसका हशर लीबिया जैसा हो जाता है, उसका हशर इराक जैसा हो जाता है और उसका हशर हाल में ही सीरिया जैसा हो जाता है। जब रियासत की अपनी अमलदारी खत्म हो जाती है तो फिर जो मुसल्ला जथे होते हैं, जो मुसल्ला गिरोह होते हैं, वो सर उठा लेते हैं और जिसकी जहां अमलदारी कायम होती है वो वहां पर अपनी अमलदारी कायम कर लेता है। उसमें फिर ना कोई रियासत है, ना आईन है, ना कानून है, ना इंसानी हुकूक है। आपका नसीब है कि आपके सर पे जो मुसल्लत हो गया असले के जोर पे, अगर वो कोई थोड़ा नरम दिल है तो आपके साथ ज्यादती नहीं करेगा या कम ज्यादती करेगा, और अगर वो कोई खूंखार फर्द है तो वो आपको खून में नला देगा। तो ये तो एक बात है। लेकिन जो माजी में ऑपरेशंस होते रहे वो मुख्तलिफ रीजन्स में थे, मुख्तलिफ पॉकेट्स में थे। एक बात जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, सुपर सिंप्लीफाई नहीं किया जाना चाहिए इस बात को, वो ये कि दहशतगर्दी पर मबनी या दहशतगर्दी पर आमादा जो गिरोह है उनका एक माइंडसेट है और उनका एक नैरेटिव है और वो उस नैरेटिव की बुनियाद पर बाकायदा पाकिस्तान के मजबूर और सादा लॉ अवाम को रिक्रूट भी कर लेते। आप चलें मेरे साथ वजीरिस्तान चलें, जी मैं वजीरिस्तान घूम के आया वहां, आप मेरे साथ वजीरिस्तान चलें। वजीरिस्तान का जो एक आम पाकिस्तानी है उसके पास मेरे भाई रोजगार के मौके नहीं है, उसके पास कोई वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां पर कोई सरकारी दफ्तर नहीं है, वहां पर उनके पास मतलब वो अपने बच्चों का पेट कैसे भरें उसके लिए उनको मजदूरी
करने की बजाय अगर उनको भर्ती कर लिया जाता है किसी ऐसी जमात में कि जो आगे जाके दहशतगर्दी करती है, तो वो तो 25-50 हजार रुपए महीना के लालच में एक गरीब मजदूर आदमी जो होता है वो उनका आलाकार बन जाता। मेजोरिटी की बात कर रहा हूं मैं आपको, यानी 100 में से 80 लोग जो है ना, उनकी जो रिक्रूटमेंट अगर जो पकड़े गए या जो मारे गए उनकी फैमिलियों से आप जाके इंटरव्यू करें, मैं मिला हूं जाके वहां लोगों से, तो वहां 100 में से 80% लोग ऐसे मिलेंगे आपको, या शायद 80 से भी ज्यादा, कि जो मजबूरी में गुर्बत में किसी किस्म का रोजगार ना होने की वजह से आलाकार बन जाते हैं ऐसी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस का, कि जो उनके घर का खर्चा चलाने के नाम पे उनको अपने मजलूम मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और जाहिर है फिर वो मजहब का हवाला दे दिया जाता है और इस किस्म की शुगर कोटेड किस्म की बातें उनके जहनों में इनकलकेशन हो जाती है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद वो कोई नेक काम भी कर रहे हैं और शायद वो किसी ऐसे अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे हैं माज़अल्लाह। तो ये जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है ये हमारी अपनी कमजोरियां हैं कि हमने वजीरिस्तान में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई, हमने वजीरिस्तान में सरकारी मईशत का जाल क्यों नहीं फैलाया। अगर नहीं फैलाया और फिर वजीरिस्तान का रहने वाला अगर दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल हो जाता है, तो ये फूड फॉर थॉट पॉलिसी साजों के लिए भी है कि पॉलिसी सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के नहीं बनाई जानी चाहिए, पॉलिसी ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है उसको मद्देनजर रख के बनाई जाती है। ठीक है यासिर साहब आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से माजी में हमने देखा, बानी पीटीआई भी इसका तज़किरा करते रहे, ड्रोन अटैक्स जो होते हैं उनके नताइज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ते हैं। जिस तरह से रजा साहब ने बात की कि जब वसाइल आपके पास रोजगार नहीं होता तो वो इसी तरह से सहूलतकार बन जाते हैं। तो एक घर जहां पे शादी का घर हो और एट अ टाइम 7 लोग ड्रोन के जद में आ जाएं, उसके बाद जो 2-3 बच्चे रह जाएंगे वो किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? ये एस्पेक्ट अच्छा है, रजा साहब ने एलैबोरेट इसे बहुत अच्छे तरीके से किया है। लेकिन मैंने जब आपको स्टार्ट पे एक बात की थी कि आप 5-6 जगहों पे चलने वाली जो चीजें हैं उनको मर्ज नहीं कर सकते। एक सादा सी मिसाल, जैसे रजा साहब ने अभी ये बात की कि सीरिया जैसा हाल हो जाता है तो मोहम्मद अल जोलानी जो है, जिन्हें अब फातेह वहां पे फातेह के तौर पे देखा जा रहा है, वो ये याद रहे कि कुछ दिनों पहले तक आलमी सतह के ऊपर भी या अभी खबरों के अंदर बागी गिरोहों के सरदार जिन्हें बैन अवी सतह पे दहशतगर्द किया गया हुआ है, और वो दहशतगर्द थे। लेकिन अब जब वो फातेह बन चुके हैं, अब एक रियासत के सरबराह के तौर पे देखे जा रहे हैं या उनकी मर्जी के ऊपर अबूरी वजीर आजम लग रहा है, तो उनके उस जीतने के अमल को लेके रियासती उमूर पे चलाने वाली अब जो कारकर्दगी है उसके ऊपर परखा जाएगा। अब वही ममालिक जिन्होंने दहशतगर्द करार दिया, उन फहरिस्तों के अंदर शामिल किया, अब वही कहीं ना कहीं जाके मुबारकबादों के पैगाम दे रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से रजा साहब ने बात की कि वजीरिस्तान के अंदर ऐसा है, आप देखिए माइंड मैपिंग क्या होती है। रियासत कभी भी खिलाफ जाने की इजाजत नहीं देती। अब अक्सर वक़ात आप सुनते हैं कि बहुत सारे बागी जो है वो हथियार फेंक कर कौमी धारे में शामिल हो गए। अब वो कौन लोग, कभी आपने ये सोचा कि वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिन्होंने कसम पुरसी की हालत में हथियार उठाए, जिन्हें ये कहा गया कि देखें आपके सर के ऊपर कौन मुसल्लत है, पंजाब आपके हिस्से का सारा पैसा खा जाता है, बलूचिस्तान में आता है तो आपके सियासतदान खा जाते हैं, यहाँ पे तरक्याती फंड्स के बदले में ये रियासत पाकिस्तान आपको खाई जा रही है, ये फौज जो है ये आपको खाई जा रही है। ये माइंड मैपिंग है उनकी। अब जब भूख जो है ना वो तहजीब पे आदाब बुला देती, जब आप भूखे होंगे ना, जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि मैट्रिक तो मैंने भी किया या मास्टर की डिग्री तो मेरे भी पास है, बहुत सारे हमारे क्लास फेलोज जो थे उनका बलूचिस्तान से ताल्लुक था जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उनकी अप्रोच जो थी जब वो आए थे उस वक्त और थी, जब वो गए उस वक्त और थी। यानी वो जिस मुआशरे से आ रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से जिंदगी गुजारी हुई है, कभी वहां भी तो जाके देखें कि उनके साथ वो क्या रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे बैठ के मेरे बारे में कोई कह दे कि यार ये बात कमरे में बैठ के भाषण दे रहा है, इसे क्या पता कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, ये यहाँ पे बैठ के ये कहते कि ये वजीरिस्तान वाले, ये बलूचिस्तान वाले, ये जो है ये मुल्क के खिलाफ है, दहशतगर्द रॉ की फंडिंग होती होगी, मैं इससे इनकारी नहीं हूं कि नहीं होती होगी। लेकिन वहां के अनासिर की निशानदही जो होती है वो इस रियासत पाकिस्तान, इसके सियासतदान, इनकी तरफ से नजरअंदाज किए जाने की होती है। हमेशा आपके उस दोस्त को आपका दुश्मन जो है वो चूज करेगा जो आपके सबसे ज्यादा करीब हो, जिसे आपकी सारी चीजें पता हो, वो उसको करेगा। क्यों? कि आपने अपने उस दोस्त को उस तरीके से अपने साथ परवान नहीं चढ़ाया जिस मसनद पे आप बैठे हुए हैं और आप उसे फायदा दे सकते हैं।
आपने नहीं दिया, आपने सिर्फ उसको सदम किया कि ताकि ये पता चल सके कि मैं इससे आगे बढ़ चुका हूं। और ये विभाग करता रहे, ये सियासतदान करते रहे, जब तक हम नजरअंदाज करेंगे जमीनी हकायक को और सिर्फ पॉलिसीज जो है वो सफों के ऊपर ही बनती रहेंगी और जमीनी हकायक को देखते ही बनेगी, उसके नतीजे में यही रहेंगे, चाहे आज की बात ले लें, चाहे आज से 25 साल बाद की बात ले। ठीक है यासिर साहब, आपसे आखिर में आपका से जानना चाहूंगा नुक्ता नजर सियासी मंजरनामे के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का कहा जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात तो वाजे हैं, अपना मैंडेट हुकूमत से ही हुकूमत मांगना चाह रहे हैं वो, और दूसरी जानिब रिहाई मांग रहे हैं वो जो भी उनके पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर सियासतदान हैं और साथ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं। क्या समझते हैं, हुकूमत इसमें संजीदा नजर आ रही है या ये जो है वो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर यहीं पे डेडलॉक रहेगा? अच्छा, इब्तदाई तौर पे हमारे जो जराए हैं या हमें जो थोड़ी समझ बूझ है या जिस तरीके से हम तजिया कर सके, इब्तदाई तौर पे बात हुई थी और जहां तक वो बात की जाती है ना कि समझाने के मकाम पे बैठने से जब बात का आगाज हुआ था और टेबल के ऊपर कुछ टीओआर्स रखे गए थे, वो टीओआर्स वाकई तौर पे मौजूद थे, हुकूमत प्रेशर के अंदर मौजूद थी, लेकिन वो आगे बढ़ाने वालों ने कहीं ना कहीं पे कोई गलती। अब उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जज्बाती तौर पे होगा, मेरी नजर में वो दानिस्ता तौर पे भी गलत, तो जानबूझ के की गई गलती और उसको एक केओस और टर्मोइल की तरफ ले जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो सारा अमल बिल्कुल ठीक है, हुकूमत ने ठीक किया है, जो भी हुआ या उसके ऊपर जितनी कॉन्स्पायरेसी फीलिंग्स ने जन्म दिया है वो पाकिस्तान के तशक्कुस के लिए ठीक है, ये सबको एक साइड पे रखते हैं। आप बैन अवी सतह के ऊपर देखें, अभी ट्रंप साहब ने अपना जो मुशीर नामजद किया है, आप उसकी कल की ट्वीट उठा के देखें, उसने अपनी ट्वीट के अंदर क्या लिखा, उसने मुबासलत जाहिर की है इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से। अब एक तरफ हुकूमत कहती है कि उनको इतना चक्कर नहीं पड़ा हुआ या वो इतने बेले नहीं है कि आते ही सदर बनते ही वो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, इमरान खान की तरफ देखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि उनके बेशुमार रहनुमा ये भी इस खदशे का भी इजहार करते हैं कि देखेंगे अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए, ऐसे शख्स के बारे में नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर ये, यानी उन्हें खटका है। दूसरी बात है मौलाना के हवाले से, अब आप मौलाना के किरदार को अगर तोले परखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि मौलाना इस वक्त जिस मौके के ऊपर है ना और जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ जो एजुटेशन में तो हिस्सेदार नहीं है सड़कों की सियासत में, लेकिन वो हमारे मौके की तारीफ करती है। कैसे करती है? मैंने साहिबजादा हामिद रजा साहब से बात की, मैंने दीगर बहुत से लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा, मैंने कहा 2019 के अंदर आपने मुआहदा किया, उसके अंदर ये तमाम लोग सिग्नेटरी थे जिसके तहत पाकिस्तान की वजारत तालीम के अंदर इनको रजिस्टर होना था। 18,500 मदरसे उस वक्त रजिस्टर्ड होते हैं, उसके ऊपर इन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, लेकिन अब आके इनको तहफ़्फ़ुज़ात है और वो कहते हैं कि आप उनकी मौक़िफ़ की तारीफ करते हैं, तो आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं कि जब आपने खुद अपने दौरे हुकूमत में उनको आप यहाँ पर तो वहां पर मौलाना एक कार्ड चलना चाह रहे हैं, उनकी सियासत को दमाम बख्शता है, वो चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ स्टैंड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ऐवान सदर के अंदर कुछ मुलाकातें हुई हैं, एक नए सेटअप के बारे में बात की जा सकती है। यहाँ तक बातें भी हैं कि एक कौमी हुकूमत बनेगी जिनमें 4 वजारतें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाए, इस तरह की खबरें इंडोर्स होती है और जिन जराए से होती है सभी को मालूम है और वो जराए मुख्तलिफ भी पाए जाते हैं। एक आप समझ लें, सितम जरीफ की समझ लें, जो मर्जी समझ लें, मुस्तनद माने जाते हैं रहने अभी, लेकिन इस सेटअप पे सबसे पहली बात माइनस बानी पीटीआई की है, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग अग्री भी करते हैं, लेकिन उनकी सियासत का खात्मा भी फिर उसी वजह से और वो इसके ऊपर एग्जीक्यूशन की तरफ भी नहीं जाना चाहते। मकसद की कैफियत है, हुकूमत की इंटेंशंस है भी, लेकिन हुकूमत वहां पे झुकना भी नहीं चाहती, वो बैकफुट पे भी नहीं आना चाहती, वो एक ऐसा नैरेटिव भी नहीं बनाना चाहती है। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब की अगर देरपा खामोशी रहती है तो इस सारे अमल के अंदर एक बड़ा सवाल का निशान है जो हुकूमत के लिए एक बम बन के फूटेगा। हुकूमत की चेंजेस तो होनी है, लेकिन वहां पर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हर केसेस में कमी होती दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग रिहा होंगे, सारे नहीं होंगे, लेकिन उनकी सजाएं होकर विन विन सिचुएशन ये होगी कि वो मिलिट्री की कस्टडी से निकल के वो आम कुरैशी शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाएंगे रिहा। कुरैशी साहब के बारे में मेरी मुलाकात उनसे थी पिछले हफ्ते, लेकिन
वो जो लिस्ट उनके पास गई हुई थी उस पर अप्रूवल नहीं हो सकी। लेकिन कुरैशी साहब के अगर साहबजादे को देखें तो वहां से इंटेंशन तो लगती है कि वो कहीं ना कहीं पे उन्हें ये पैगाम पहुंचा है या उन्हें ये तासुर मिला है कि आपकी वो वर्थ नहीं रहेगी पीटीआई में नए लोगों के आ जाने की वजह से, जिसकी वजह से अभी वो खामोशी इख्तियार किए हुए। अब आप ये सोचें कि एक पार्टी का प्रेसिडेंट हो और वो खामोश बैठा यहाँ भी हुआ है, घर है। अब तस्लिया अगर चौधरी परवेज इलाही साहब की ट्वीटी थी, जबान के अंदर लंजिश तो नहीं है, बयान तो दे सकते हैं, वो खामोश है। शामिल कुरैशी साहब से मिलने उनकी साहबजादी जाती है, घर वाले जाते हैं, ये वकला जाते होंगे या कुरैशी साहब के वैसे बयानात मंजर यहाँ पे आ रहे हैं, तब आते हैं जब उनके बारे में क्वेश्चन मार्क लग जाए कि कुरैशी साहब साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनकी खबरें बहुत महदूद हो गई थी। अब कुरैशी साहब की रिहाई कॉल पे आ सकती, लेकिन वो इस सूरत में कि पीटीआई के अंदर उनको जगह देता है, और ये वो भी चाहते हैं बड़े दिमाग जिन्होंने अभी तक अंदर रखा हुआ है कि उनको विन विन सिचुएशन से बाहर। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया यासिर रशीद साहब, सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इसमें शेख रशीद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकराती अमल के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो है वो अच्छी बात है, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर जुडो कराटे होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर किसी शख्स को जानता हूं तो वो सिर्फ बानी पीटीआई है, उसके अलावा मैं किसी और शख्स को नहीं जानता हूं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।